নমস্কার। আমরা জনস্বাস্থ্য জনবার্তার তরফ থেকে আজকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মায়া বালেচা। আমরা হিন্দিতে খুব একটা অভ্যস্ত নই, কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানটা আমরা বাকিটা হিন্দি এবং ইংরেজি মিশিয়ে করার চেষ্টা করব। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है डॉक्टर माया वलेचा, गायनोकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट भी है। हमारा संगठन जनस्वास्थ्य मोर्चा पीपल्स अलायंस फॉर पब्लिक हेल्थ ये शुरू हुआ था कोरोना का टाइम में, कोविड का टाइम में, लॉकडाउन का विरोध, मास वैक्सीनेशन का विरोध, ये सब इशू लेके हम लोग इकट्ठे हुए थे लॉकडाउन के टाइम में। उसी टाइम से डॉक्टर माया वालेचा के साथ भी हम लोगों का थोड़ा बहुत पहचान बढ़ने लगा। जब हेल्थ बिल नया आने वाला था 2022 में, हम लोग हमारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, उसके विरोध प्रचार कर रहे थे। डॉक्टर वलेचा और भी बहुत अदर डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट्स बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग जगह में उसके विरोध प्रचार कर रहे थे। तो उसी टाइम में हम लोग भी एक साथ में क्या किया जाए, ये सब सोचने का शुरू किया था। अब जैसे हम देश का पब्लिक हेल्थ कंडीशन का विचार करेंगे, तो ये पैंडेमिक के टाइम से हम देखेंगे कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये बहुत बढ़ रहा है पॉपुलेशन में। लेकिन हम इस साल का बजट भी देखेंगे, सरकारी फोकस इज ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड ऑन वैक्सीन्स। सरकार जो भी कुछ कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड इट्स ऑल अबाउट वैक्सीन्स। इस साल का बजट में भी वो अनाउंसमेंट हुआ है कि ज़्यादा फोकस रहेगा सर्विकल कैंसर का वैक्सीन के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है ये सर्विकल कैंसर का वैक्सीन। अब हमारे देश में ज़्यादा लोगों को तो ये सर्विकल कैंसर क्या है यही मालूम नहीं। तो हम डॉक्टर वलेचा से जानना चाहेंगे कि ये कैंसर क्या है, और ये सरकार जो बोल रही है कि इसके लिए वैक्सीन लाया जाएगा, क्या ये ज़रूरी है? और हम लोग ये एक नया वायरस का नाम भी सुन रहे हैं इसके साथ। नमस्कार। और देखिए, ये सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय यूट्रस के जो सबसे नीचे का पार्ट, उसका मुंह बोल सकते हैं आप, उसके कैंसर की बात हो रही है, जो कि बाहर नहीं दिखता है, थोड़ा अंदर ऊपर रहता है। अब सवाल ये है कि ये सर्वाइकल कैंसर, ये कैंसर किन लोगों में होता है। पूरा लिटरेचर कहता है कि वायरस अकेले से ये नहीं हो सकता। वायरस के साथ अभी जो लेटेस्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसमें भी, मतलब मेडिकल जर्नल्स में भी ये आया है हमेशा ही, मगर कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में थोड़ा बड़ा चढ़ा के, मगर इसमें तो ये भी नहीं बढ़ाकर बोल सके हैं। उनका कहना सीधा है कि वायरस का इन्फेक्शन तो ठीक है, मगर उसके साथ जो हमारे सामाजिक और आर्थिक स्तर के नीचे के स्तर में जो है, उनको, क्योंकि वो हाइजीन ठीक से नहीं रख सकते हैं, स्मोकिंग भी होता है, बहुत सारी प्रेगनेंसीज होती है, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ किसी भी प्रिकॉशन लिए बिना कोई, आप अगर शारीरिक संबंध ज्यादा करते हो, स्मोकिंग के बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो कि सब गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सब चीजों के कारण ही कैंसर की शुरुआत और आगे बढ़ना होता है। अकेले वायरस के इन्फेक्शन से नहीं होता है। और
दूसरी बात है कि सब देशों का और हमारे खुद के देश का अनुभव है कि पिछले 30 साल में इन सब लोगों का आर्थिक स्तर, पिछले 30 साल की बात हो रही है, थोड़ा बड़ा है। इस बाबत में थोड़ी जागृति आई है, हाइजीन लेने की, ज्यादा केयर करने की लोगों में समझ आई है। और दूसरा, स्क्रीनिंग की सरकार कुछ उम्र के लोगों को स्क्रीन करे कि हम रेगुलर थोड़ा चेकअप करें, किसी को तकलीफ है तो उसका चेकअप करें। उसी से हमारे देश में पिछले 30 साल से सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा है। बार बार ये जरूर बोला जाता है कि 70,000, 70,000 अराउंड और 77,000 के बीच में हर साल इतनी वीमेन कैंसर से मृत्यु होती है, सर्वाइकल कैंसर से। मगर वो टोटल जो विमेन के डेथ है उसका कितना परसेंटेज वो नहीं बताएंगे। जब सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, मतलब ये दूसरा सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट स्त्रियों में कैंसर है, तब ये नहीं बताएंगे कि 31 या 32% तो ब्रेस्ट कैंसर है। ये तो कभी 5 या 9% के बीच में आता है। तो मगर बस अब ये वायरस से होता है कि नहीं उसका भी मुझे, क्योंकि हमारी ये जो व्यवस्था है वो पूरी पारदर्शित नहीं है। आज मेरे तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आए तो ये साइंटिस्ट से पूछने जाने की कोई सीधी व्यवस्था नहीं है कि उन्होंने देखा कि जिनमें कैंसर था उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा थी। मगर अगर कैंसर के सेल के कारण इन्फेक्शन भी उसी समय ज्यादा फैला और एंटीबॉडीज आए, कैंसर के कारण इन्फेक्शन हुआ कि इन्फेक्शन के कारण कैंसर हुआ, इसकी कैसे आप वो जांच करोगे? ये नहीं, बस देखा कि एंटीबॉडीज ज्यादा है तो मान लिया कि ये वायरस से हो रहा है, जबकि उसके बाद भी इतना तो पता है कि वायरस अकेले से नहीं होगा। ये सब फैक्टर्स तो हमारे लोगों को जागरूक करें। और ये कितने लोगों में होता है? 1 लाख में, 1 लाख विमेन में, एडल्ट विमेन में 14 से 15, उसमें से अगर ठीक दवाई की जाए तो भी, मतलब क्योंकि बहुत देर से आते हैं, वो मृत्यु क्यों होती है कि बहुत देर से आते हैं, बहुत बढ़ जाने के बाद आते हैं। तो 1 लाख में जब 9 लोगों की मृत्यु हो सकती है, उसके सामने हम वैक्सीन का पूरा जांच भी आगे देखेंगे, मगर उसके सामने आप देखिए 1 लाख बच्चियों को अगर आप वैक्सीन दोगे तो आगे तक तो 2% बताया था कि बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज या मतलब मौत तक की हो सकता है। तो ये क्या, जो पूरी जिंदगी उनकी 50 साल की है उसके सामने 55 से 60 की उम्र में होने वाली बीमारी के लिए 9 से 15 साल की बच्चियों को ये रिस्क सामने करना, ये वैक्सीन से कैंसर नहीं ही होगा ऐसा कभी प्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि एक तो इसमें जो सिर्फ 2 स्ट्रेन, वायरस की बहुत सारी स्ट्रेन होती है, उसमें से 2 स्ट्रेन का ये वैक्सीन बनाया है। दूसरे जो 2 है वो तो दूसरे 4 का जो अभी आ रहा है। तो ये उसके सिवाय के आप एक को सप्रेस करोगे तो ऑब्वियस है कि दूसरा वायरस फूलेगा फलेगा, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जो हमने बताए कि ये सब तो लोगों का न्यूट्रिशन, उसके सामने आप ये देखो कि देश में हर रोज के 2500 बच्चे माल न्यूट्रिशन से मरते हैं। मतलब एक साल में जितने आप बच्चे सेव कर सकते हो तो उससे फिर आगे जाके कैंसर भी नहीं होगा, क्योंकि माल न्यूट्रिशन और सामाजिक और आर्थिक खराब परिस्थिति ये कैंसर के लिए सबसे ज्यादा कारण है। तो क्यों हम दूसरी दिशा में, अच्छा उसके बाद कि 1 लाख में से 14 लोगों को कैंसर होने वाला है, वो भी 50 से, उसके लिए आप सब बच्चों को, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में देखो तो हर कोई गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन आपको
डेट दे देते हैं, बच्ची जैसे ही 9 साल की हो जाए उनकी फिक्स अपॉइंटमेंट होती है कि हाँ आप ये वैक्सीन लेने की। जबकि प्राइवेट में जो क्लास के लोग जाते हैं उनमें तो ये होता ही नहीं है उतना। हमने नहीं, पूरे ये कैंसर होने के कारण हमको पता है। तीसरा तीसरा ये है कि मतलब ये कैंसर लेने से रुकेगा ये पक्का नहीं है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि ये कैंसर जो भी स्टडीज हुए हैं वो 6 या 7 साल तक होते हैं, वो भी 9 से 15 साल के बच्चों में। हमारे देश में इन्फेक्शन होना ही शुरू 26 साल की उम्र से होता है। वो जो वेस्ट के लोगों ने जो और इसकी असर सिर्फ 5 या 7 साल रहेगी वैक्सीन की। तो जब उन बच्चियों को इन्फेक्शन होने का समय आएगा तब ये वैक्सीन का असर नहीं रहेगा। दूसरी बात कि ये वैक्सीन से 20, आज आपने 9 साल की बच्ची को दिया है, हमारे देश के जो लोगों को आप दोगे उनको 50-55 साल की उम्र पर याद भी नहीं होगा कि उन्होंने वैक्सीन लिया था या कौन सा इंजेक्शन लिया था। आज भी आप किसी को पूछो कि आपने कोविड का कौन सा कोविशील्ड लिया था, कोवैक्सीन लिया था, लोगों को पता नहीं होता है। तो वो 40-50 साल के बाद कहाँ याद रहने वाला है। तो कितने लोगों को वैक्सीन दिया या उनमें से कितनों को कैंसर हुआ उसका अभी तक स्टडी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो 20-25-30 साल के बाद होता है। जबकि ये आप 6 साल या 7, वैसे दूसरे जो शुरू में आए वो वैक्सीन तो 6 या 7 साल तक, मगर उसमें भी क्या मगर हमारा जो इस सर्वावाक आ रहा है सिर्फ 7 महीने का, उसकी क्लिनिकल ट्रायल का जो पेपर है सिर्फ 7 महीने का उनका स्टडी है, वो भी प्लेसबो, मतलब एक तरफ आपने ये इंजेक्शन दिया और दूसरी तरफ सिर्फ पानी का इंजेक्शन दिया, ऐसा नहीं है। दूसरे कैंसर के, सर्वाइकल कैंसर के भी जो गार्डासिल वगैरह पहले आ चुके हैं वैक्सीन, उसको उन्होंने प्लेसबो उनके साथ कंट्रोल ग्रुप किया है। तो मतलब ये कोई स्टडी ही नहीं, मैं तो मानूंगी इसको। तीसरी बात, 7 महीने के स्टडी में आप क्या सिर्फ दूसरे डोज के बाद 1 महीना देखा कि कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। उसमें भी पेपर में लिखा है कि 1% सीरियस साइड इफेक्ट, बाद में लिख दिया कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल ग्रुप में दूसरे जो इन्होंने वैक्सीन रखे थे उनमें भी 1% साइड इफेक्ट थी। सीरियस साइड इफेक्ट की बात कर रही हूँ, जो सामान्य उस जगह पे सूजन आना, बुखार आना, वो सब नहीं। अब सीरियस साइड इफेक्ट क्या थी वो सर्वावैक के क्लिनिकल ट्रायल के पेपर में लिखा नहीं है, कहीं भी मैंने नहीं देखा। वो आपको समझ लेने का कि जो दूसरे थे उनका पेपर पढ़ो, उसमें जो थे वही होंगे। और वो क्या थे? वो सीरियस साइड इफेक्ट में काफी गुलेन-बारे सिंड्रोम, मतलब आपकी पूरी पैरालिसिस हो जाना सब एक्सट्रीमिटीज में। आप अपाहिज भी हो जा सकते हो थोड़े समय में, समझ लो वो, मतलब फिर भी ऑटो इम्यून, ये क्या है कि इनको पता नहीं है कि कौन सा टाइटर चाहिए इन्फेक्शन रोकने के लिए, इसलिए हाईएस्ट टाइटर 1000 टाइम्स आपका बॉडी जो प्रोड्यूस कर सके उससे 1000 गुना एंटीबॉडी कंटिन्यूअसली फॉर 7 years रखना, ये एक ऑटो इम्यून, मतलब आपका शरीर आपके ही फिर कुछ सेल के सामने एक्शन लेने लगेगा, रिएक्शन आने लगेंगे, उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। वो इस पर्टिकुलर वैक्सीन में, क्योंकि 6 से 7 साल तक हाई एंटीबॉडी टाइटर रखना ये हमारे शरीर का नॉर्मल पार्ट नहीं है, और उससे भी दूसरे, ठीक है, दूसरी भी कई बीमारियां, दूसरा ओवेरियन फेल्योर अर्ली, अब 9 साल की बच्ची को 25 साल की उम्र में शादी होने वाली है, तब तक अगर ओवरी का फेल्योर हो गया तो उसको तो बांझपन आ जाएगा। ये पहचानी गई दूसरे वैक्सीन में साइड इफेक्ट है, इसमें नहीं। इसमें इतना फिर भी लिखा कि हमने फर्टिलिटी पर क्या असर है वो देखा नहीं है। अब 7 महीने में आप देख भी नहीं सकते हो, 9 से 15 साल के बच्चों को आप ये इंजेक्शन दोगे, उन्होंने कुछ 25 या 26 को भी देखा था, मगर ये उन्होंने स्टडी किया ही नहीं है, वो सीधा लिख दिया है
कि इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन आना, बच्चे नहीं होना, उसके ऊपर ये इंजेक्शन का क्या असर होगा वो उन्होंने स्टडी नहीं किया है। अब आपको पता जब भविष्य में होगा तब आप प्रूव भी नहीं कर सकते कि इससे हुआ है। जब पंजाब और सिक्किम में वहां पूरा आप अगर पूरे पॉपुलेशन में सब बच्चियों के दो दो गो, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इंजेक्शन से हुआ, और ये क्योंकि सबने ले लिया है इंजेक्शन। कोई भी साइंटिफिक स्टडी में एक ग्रुप ऐसा रखा जाता है कि जिन्होंने कुछ नहीं लिया हो और दूसरों ने ये दवाई इंजेक्शन लिया हो। ऐसा कोई स्टडी सर्वावैक में तो नहीं हुआ है। पिछली भी जो स्टडी हुई या तो ओल्ड विमेन में होता है और इंजेक्शन तो छोटी बच्चियों को दिया जा रहा है। तो दूसरा भी है बहुत सारी चीजें कि वो लोग जो टेस्ट करते हैं वो रूटीन लाइफ में 3 साल में होता है एक बार, वहां आप 6 महीने में 12 महीने में करते रहोगे। ज्यादा करके जो भी इन्फेक्शन से, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये जो बता रहे हैं हर चीज में वायरस देखने की आजकल फैशन हो गया, तो उससे जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें सर्विक्स के सेल में जो भी चेंज आता है वो थोड़े साल में अपने आप ठीक हो जाता है। हर इवन जो जिसको हम आप बोल सकते हो कि कैंसर का पहला स्टेज, वो उन्होंने स्टेजेस बनाए, वो सब चेंजेस अपने आप ठीक हो जाते हैं 95% लोगों में। मगर आप वो 3 साल के बाद देखने का होता है कि ठीक हो गया कि नहीं, वो आप 6 महीने में देखोगे और बोलोगे कि ठीक नहीं हुआ, तो वो कैसे हो सकता है। तो ये सब ट्रायल में बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, ये लंबे समय की ट्रायल तो होती ही नहीं है। तो आगे चलकर इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट आएंगे वो हम, और 1% उनके पेपर में लिखा है। अब 100 में से 1% को अगर सीरियस साइड इफेक्ट होना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी 9 से 15 साल की बच्चियों को, जिनको 55 या 60 की उम्र में, वो भी लाखों में, लाख में 14-15 को होने वाला है, वो भी अगर आप केयर करो, किनको होगा वो पता है, तो वो केयर करना। उतनी ही देर से हमारे बजट में ये क्यों नहीं बोला जाता है कि हम पूरा, इस देश में अनाज है, सब्जियां है, फ्रूट्स है, कि हर बच्चे को, हर इंसान को अच्छा पोषण मिले, उसकी हम कोशिश के लिए सबको लगा देंगे, स्टेट्स को, इनसे बस हमारा पूरा ध्यान उस पर रहेगा, तो ये एक नहीं बाकी सब इन्फेक्शन हम कम कर सकते हैं। तो मेरा ये 3 है कि वैक्सीन से ये कैंसर रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, उतने लंबे स्टडी ही नहीं हुए हैं। और दूसरे आप एक वायरस को थामोगे तो दूसरे आएंगे। जिस तरह हमारे वो लोग बोल रहे हैं कि हमने मीजल्स के डेथ्स कम कर दी, मगर अगर आप चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी देखो, तो वो जो ग्राफ जितना कम हो रहा था सेम पेस से कम हो रहा है। वो जो हमारी थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति लोगों की सुधरी है जैसे जैसे, तो उसके कारण बच्चे कम अगर मरते थे उसी पेस से हो रहा है। अगर मीजल्स बहुत सारे मिलियंस, वो क्या बोलते हैं, हमने लाखों की संख्या में बच्चों की मौत डाली, तो फिर ग्राफ तो एकदम नीचे जाना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। उसी तरह ये वैक्सीन के बिना सिर्फ लोगों की जागृति, उनका स्क्रीनिंग करो, उसके कारण हमारे देश में सर्विक्स का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर जो है वो कम हो ही रहा है पिछले 3 साल से, ये रिकॉर्ड है। तो उसमें ये वैक्सीन लाने की, जिसकी काफी सारी, और एक बात बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भले ही बोल दिया कि हम इसको एनकरेज करेंगे, मगर कल या प्रिंट में आ गया है, द प्रिंट मैगजीन में, कि वो नेशनल प्रोग्राम में लाने वाले नहीं है। क्यों? उनको साइड इफेक्ट्स का बहुत डर है। अब ये साइड इफेक्ट्स का डर क्यों है? क्योंकि मैंने बताया आपको क्लिनिकल ट्रायल में 1% लिखा है। 1% इज अ बिग थिंग। 100 जन को इंजेक्शन दो, एक को सीरियस साइड इफेक्ट आए, वो क्या कम है? तो एक वो है। दूसरा जो मैं सोच रही हूँ
कि ये भले कितनी बोले कि इसको अप्रूवल मिल गया था 2018 में, मगर 2018 में अप्रूवल एक कंडीशंस के साथ मिला था कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ये वैक्सीन के बारे में, उसकी जो ट्रायल में घपले हुए थे, उसकी रियल एफिकेसी क्या है, उन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के केस का डिसीजन आने के बाद ही ये लोग नेशनल प्रोग्राम में ला सकते हैं, वो पक्का है। इसलिए उन्होंने शब्द क्या लिखा है, एनकरेजमेंट। अब हमको पता है एनकरेजमेंट मतलब क्या होता है, सीधे या दूसरे तरीकों से लोगों को फोर्स किया जाएगा। तो पौलोमी तुम्हारा हाँ, राइट, वही डर है सबों में, क्योंकि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने जो मास वैक्सीनेशन देखा था, तब भी क्लिनिकल ट्रायल्स बाईपास किया हुआ, ट्रायल का नियम ठीक से फॉलो नहीं किया, ये सब हुआ था। तो आप अगर हम अब अभी जो बताए कि ये कैंसर, इसका रेट कम हो रहा है, सर्विकल कैंसर हमारा पॉपुलेशन में, और एक जो बहुत ही डरावनी चीज आपने बताई कि ये इसका कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है कि फर्टिलिटी रेट का ऊपर ये इसका क्या असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होगा, ये सब किसी को पता नहीं है। आप अगर हम लोगों को थोड़ा वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस अभी तक चल रही है, ये इसका पीछे का जो ट्रायल हुआ था, पार्लियामेंट में जो सवाल उठे थे इसको लेके, वो थोड़ा आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। देखो ये क्या हुआ था कि हम ये कह सकते हैं कि आईसीएमआर जो हमारे देश की हम समझते हैं कि बहुत विश्वसनीय बॉडी है, उन्होंने उनके साथ मिलकर एक बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के पैसों से चल रहा एक दूसरा ट्रस्ट के सहयोग से हमारे देश में ये वैक्सीन की ट्रायल शुरू हुई, गुजरात और आंध्र के। अब वो बच्चियों को, वो जो ट्राइब थी वो प्रोटेक्टेड ट्राइब हमारे देश की, उनके ऊपर ये हुआ था। चलो सब बच्चियां हमारे लिए तो प्रोटेक्टेड बच्चियां होनी चाहिए, मगर उनको मतलब ये क्यों ऐसे में जाते हैं कि उन्हें जहाँ पूरी पढ़ाई नहीं है, जिनके माँ बाप ज्यादा, अगर कुछ हो भी गया तो माँ बाप आगे बढ़ के कुछ कर नहीं सकेंगे, ये सब ऐसे लोगों में। और उनको, हम जैसे बैंक में जाते हैं, इतना 3-4 लंबा होता है, पूरी तरह से कंसेंट भी नहीं ली गई थी, कोई प्रोटोकॉल जो फॉलो करना चाहिए आपको ट्रायल करने के पहले वो नहीं फॉलो हुआ था, और 8 बच्चियों के मौत हो गए। अब किसी भी, आप तो फिर जांच में पता कर लोगे कि वो 8 बच्चियों के कारण किस तरह हुए, उसका कभी हम पिन पॉइंट कर ही नहीं पाएंगे मेडिकल फील्ड में, तो मगर फैक्ट तो ये है कि 8 बच्चियां मर गई थी। उसके बाद पार्लियामेंट में भी बहुत सारा हल्ला गुल्ला हुआ, पार्लियामेंट्री कमिटी ने भी यहाँ तक बोला कि इवन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को हमें देश से बाहर कर देना चाहिए, वहां तक हुआ था। मगर बाद में पता नहीं, बहुत स्कैथिंग रिमार्क सबके बाद भी ये पर्टिकुलर वैक्सीन को बैन नहीं किया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसमें पहले से कितने साल तो उसी में बिता दिए कि पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के ऊपर केस, कोर्ट में केस हो सकता है कि नहीं, ठीक है। और अभी भी केस चल रहा है, उसका आज की डेट में क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता, मगर वो केस चल ही नहीं रहा होगा। जैसे कितने सारे हमारे देश में सीरियस केसेस नहीं चलते हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ये हो, तो उस तरह उस केस का अभी तक निकाल आया नहीं है 2012 में जो हुआ था, क्योंकि पहले साल तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो एक्सेप्ट किया कि ठीक है पार्लियामेंट्री रिपोर्ट का हम कंसीडर करेंगे, मगर ये सब हकीकत है कि इतनी बच्चियां मरी थी। उसके बाद भी वैक्सीन तो चालू ही रहा। पंजाब में तो पूरे स्टेट, मतलब स्टेट ने वो देना शुरू कर दिया। दूसरा मैंने जो बताया सिक्किम, वहां भी पूरे स्टेट में लागू हो गया।
तो पूरे स्टेट में हो जाए तो आप फिर पता ही नहीं कर सकोगे कि कौन सी साइड इफेक्ट्स आई है या नहीं आई है, जब सब नहीं किसी को दिया है। और वो अभी अभी दिल्ली में भी शुरू हुआ था कोरोना के कारण। और क्या करते हैं, प्राइवेट में भी यही हो रहा है, स्कूल को मल्टीनेशनल कंपनीज और कुछ डॉक्टर्स इतने मिलके माँ बाप को समझाते हैं कि ये बहुत जरूरी वैक्सीन है, ये आपकी बच्ची को इतने साल की जब हो जाएगी तब कैंसर नहीं होगा। माँ बाप भी यही सोचते हैं कि ठीक है अपनी बच्ची को कैंसर नहीं होगा तो ये दे देते हैं। साइड इफेक्ट हमको मेडिकल कॉलेज में भी कभी नहीं पढ़ाया गया था कि आप ये वैक्सीन देते हो, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, और वो सबको कहना पहले जरूरी होता है। हमको एक चैप्टर आ जाता था कि हम इतने सारे डिसीज एक वैक्सीन देकर उसको रोक रहे हैं। अब यही हाल इसमें हो रहा है। तो पूरे देश में वैसे देखो तो प्राइवेट सेक्टर में तो पूरे देश में ये वैक्सीन दिया जा रहा है। और तो वो केस का बस सिर्फ इम्पोर्टेंस अभी इतना है कि जब तक वो केस का निकाल नहीं आए, हम नेशनल प्रोग्राम में ये नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हम वर्ड्स को पकड़ लेते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये नहीं आएगा, तो हम स्टेट्स में डालना शुरू कर दिया, प्राइवेट में देना शुरू कर दिया, स्कूल्स को बोलो कि भाई आप ये करो वो करो, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाल देंगे। मगर काम तो चालू ही रहता है। जिस तरह कोरोना का वैक्सीन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि हमने इसको कंपलसरी नहीं बनाया है, मगर आपको ट्रैवल करना है, आपको जॉब पे जाना है, आपको लारी चलानी है, आपको टैक्सी चलानी है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो रूल आ जाएगा। आपको आपको कंपलसरी नहीं है, मगर अगर आपको काम करना है तो लेना पड़ेगा, तो ये कंपलसरी ही हो गया ना। उस तरह अगर स्कूल वाले कल बोल देंगे, पहले तो वो समझा के बुझा के ही कर देते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं होता है कि क्या विरोध करें नहीं करें, ठीक है अच्छा ही कर रहे होंगे, इतने डॉक्टर बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहे हैं, तो ले लेते हैं सब। बिल्कुल ठीक। वो कोरोना का वैक्सीन के लिए भी यही प्रोसेस अपनाया गया था, ऐसे ही लोगों को दिया गया था। और हमारा स्टेट में जब ही स्कूल्स में बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन खत्म हुआ, उसके ठीक 10-11 महीने में वो मीजल्स का वैक्सीन चालू हुआ था, यहाँ का स्कूल्स में मास वैक्सीनेशन हुआ था। तब भी कुछ स्टूडेंट डेथ, ऐसा न्यूज़ थोड़ा बहुत लोकल न्यूज़ में हम लोग सुने थे, लेकिन बड़े मीडिया तो कुछ कवर नहीं किया। और अभी भी जो ये एचपीवी लेके भी जो हो रहा है, ये डॉक्टर्स इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी भी क्या होगा, अगर कुछ मौत होती है तो उसको कनेक्ट करते हैं। हमारे गुजरात में भी कितने बच्चों को, ये 10th और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते बच्चे ज्यादा करके, मतलब जो एज को दिया गया था कोविड वैक्सीन, हो जाते हैं, मगर फिर उसको कोविड वैक्सीन, कुछ कुछ न्यूज जैसे आप बताते हैं ना, छोटे न्यूज़पेपर्स, वो तो सीधा सवाल भी करते हैं। गुजरात असेंबली में भी अभी किसी ने पूछा, मगर सीधा देखो हेल्थ मिनिस्टर ने जवाब दे दिया, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो किस बेसिस पे बोला, क्या बोला, कुछ नहीं, मगर हेडलाइन बन जाती है कि कोविड वैक्सीन का और हार्ट के इश्यूज का कोई रिलेशन नहीं है। एक बार बड़े हेडलाइन हो गई, फिर आप कितने, आपकी रीच कम होती है, आप बिल्कुल। कितने लोगों को जाके समझाओगे, ये हो जाए। मगर वो कौन से बेसिस पे ये बोल रहे हैं वो तो नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह, और हमारे देश की जो एईएफआई मतलब एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, आपको इम्यूनाइजेशन ये वैक्सीन लेने के बाद जो भी दुर्घटना होती है उसका फॉलोअप बहुत खराब है। खुद जो एईएफआई कमिटी के चेयरपर्सन थे उसने 1000 बार कोविड के बारे में बोला था कि कोई फॉलोअप की सिस्टम ठीक तरह से नहीं है। मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों को वैक्सीन के महीने के अंदर या थोड़े महीने के अंदर मरते और पता चले अपने को कि ये हाँ इसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ है, मगर उसको कहीं भी रिपोर्टिंग होते नहीं देखा। क्या करके, या तो गरीब होते हैं या तो उसके कोई रिलेटिव को बोल देते हैं कि तुमको हम जॉब दे देंगे,
तो बेटा जैसा बेटा भी बोल देता है माँ को, अब कहीं मत जाओ, बस यहाँ बंद कर दो, मुझे जॉब मिल रही है, क्योंकि युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है आजकल। तो ये सब अपनी आंखों के सामने देखा है। वाइफ अगर उसका हस्बैंड मर जाता, मैं कहाँ अब फरियाद करने जाऊं, ये करूं वो करूं, एक्सेप्ट कर लेते हैं चलो। तो एडवर्स इवेंट्स की कोई, उसको फॉलो अप करने की कोई ठीक सिस्टम हमारे देश में नहीं है। तो आप आगे कैसे प्रूव, या तो प्रूव कैसे करोगे, या तो कैसे ये होगा। बहुत ही मुश्किल है। ये जो वायरस के बारे में हम सुन रहे हैं, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आप थोड़ा और बताएंगे कि इसका कनेक्शन क्या है और इसका इन्फेक्शन लगता है, ये क्या पुरुष को लगता है, स्त्री को लगता है, क्या है ये? देखो, ये सेक्सुअल डिसीज में कहा जा सकता है, क्योंकि किसी के साथ शारीरिक संबंध से ही लगता है ये पुरवार है। ठीक है, तो पुरुषों को भी होता है, और जेनाइटल एरिया में वॉट, मतलब वॉट को हम क्या बोलते सकते हैं, जो होता है डिसीज, वो पुरुषों को भी हो सकता है, स्त्रियों को भी। मगर स्त्रियों को ज्यादा करके बोला गया है, ये गर्भाशय का जो मुख सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर सूजन आती है। अब उसके ऊपर सूजन आने के बाद 95, मतलब 95% लोगों में तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब जो 5% में भी रह जाता है, उनमें भी उनमें भी सबको नहीं कह, मैं बोलती हूँ लाख लोगों में 14 को तो पहले होने का चांस है। और वो भी जो फैक्टर बताया कि आप गरीब हैं, आपको आपको स्वच्छता रखने के उतनी सुविधा ही नहीं है। लोग क्यों स्वच्छ नहीं रहते हैं, नहाने की ठीक जगह नहीं है, उतने वो सब कपड़े उतने नहीं है, वो जगह पे साफ सफाई करने के लिए कपड़े भी ठीक तरह से सुखाने की जगह नहीं होती है। सबसे ज्यादा मतलब लोग अपने आप गंदे रहना नहीं चाहते हैं, उनको थोड़ा अच्छा सा घर, अच्छी सी फैसिलिटीज दो तो सब स्वच्छता से रहेंगे। तो जो, और दूसरा माल न्यूट्रिशन, कौन जानबूझकर भूखा रहना चाहता है, या अच्छी चीजें नहीं खाना, अच्छी चीजें मतलब अच्छा फ्रूट्स लेके खाना, अच्छे दूसरी ये सब क्यों। तो आप लोगों को ये सब प्रोवाइड करो, लोगों में ये एक नहीं, सब इन्फेक्शन, एक्चुअली कोई भी इन्फेक्शन के लिए ये तो जरूरी है कि आपका अगर शरीर उसको झे, बाकी तो हजारों लाखों करोड़ों वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं पूरे इसमें, मगर क्यों सब बीमार नहीं होते, क्योंकि आपके शरीर में ताकत है सबके सामने साथ लड़ने की, या उनको, या तो कितने आपके है भी तो भी वो आपको कुछ नहीं करेंगे। आपके गले में वायरस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोग हो रहा है। तो अगर वायरस पाया भी जाए, मगर वो वायरस आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके बॉडी में ताकत है, आपके शरीर में उसको रोके रखने की ताकत है। तो ये वायरस इन शारीरिक संबंध से होता है, उसमें अगर आप प्रिकॉशन, मतलब कुछ जैसे कॉन्डोम वगैरह है वो यूज करो, या तो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ न करो, या बहुत सारी मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी हुआ है, विडोहुड बताया गया है। विडोहुड क्यों होता होगा, आप सब समझ सकते हो कि मल्टीपल पार्टनर्स होते रहते होंगे। तो ये सब हमारे साइंटिफिक पेपर्स में आया हुआ है। तो ये सब रोकना, और वो रोकने से ही हर देश में, सिर्फ हमारे, और स्क्रीनिंग कि भाई 40-45 की उम्र में आप थोड़ा स्क्रीनिंग, लोगों की जांच करते रहो कि भाई ये कैंसर अंदर है कि नहीं। लोगों को वैसे देखो, सफेद पानी जाना मैं बोलूंगी तो दूसरे दिन से सब लोग सफेद पानी जाना, अगर आप बहुत शारीरिक भाग दौड़ करते हो, सफेद पानी जाता है, उसमें कोई, हर जो एक उम्र में आप भाग दौड़ करते हो तो थोड़ा सफेद पानी जाता है, उसमें डरने की कोई, मगर इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबका स्क्रीनिंग भी नहीं, उसमें भी ओवर डायग्नोसिस इस तरह होता है कि अभी महाराष्ट्र में एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया, उसमें इतना ज्यादा परसेंटेज क्यों आया, क्योंकि वो जो शुरू के सर्विक्स में एपिथेलियल चेंजेस आते हैं, एपिथेलियल मतलब उसकी जो कवरिंग है उसके,
मगर वो जो थोड़े बहुत आते हैं चेंजेस, वो अपने आप थोड़े टाइम में रिजॉल्व भी हो जाते हैं। सब में कैंसर नहीं होता है। और ये सब इतनी सारी प्रिकॉशन लेने की चीज है कि आप स्मोकिंग न करो, आप स्वच्छता रखो, आप कम प्रेगनेंसी करो, तो उसके सामने पूरे के पूरे देश की बच्चियों को ये वही हो जाएगा जैसे कोरोना में हुआ था। कितने लोगों, इस देश के 99.5% लोगों तो खांसी जुकाम भी नहीं हुआ था कोरोना में भी, ये आंकड़े बोलते हैं। जो डेथ हुए वो 5 लाख, तो 4 साल में अभी तक 5 लाख गिनते रहते हैं। वो 5 लाख हमारे साल में हर साल कितने लोग मरते हैं, उसका क्या परसेंटेज हो गया 4 साल में। तो ये सबको होता नहीं है, सबको इतना सीवियर नहीं होता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे ही वायरस डिसीज हमको यही सिखाया गया था, वायरस डिसीज अपने आप ठीक हो जाते हैं ज्यादा केस में। तो उसके लिए सब बच्चियों को इतने बड़े, और जैसे कोरोना में हमने 35,000 करोड़ तो एक बजट में डाल दिया था वैक्सीन के लिए, जितना तो हमारा पूरा हेल्थ बजट नहीं होता है। तो ये सब कंपनियों, ये पैसा हमारा है, ये हमारा पैसा कंपनियों को बिना जरूरत के जा रहा है। इसलिए हमको इसको रोकना है कि नहीं, ये इसके सामने आवाज उठानी है कि नहीं, सरकारी उसमें भी नहीं, प्राइवेट में भी नहीं, हमारे बच्चों इतने सारे इसके 1% उनके पेपर में लिखा है साइड इफेक्ट। तो 1% इज वेरी ह्यूज परसेंट। Correct. So our taxpayers' money is actually going to the pharma companies for vaccines, जो कि वो स्वच्छता और पोषण में ज्यादा हम लोगों को, मतलब वही हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे हमारा देश में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसको लेके, ऐसा शायद जापान में भी ऐसा कुछ केस चल रहा था, और वहाँ का परिस्थिति थोड़ा अलग है हमसे। देखिए, जापान में भी सरकार ने एक्टिवली प्रमोट, जैसे हमारे देश में भी प्रोग्राम में नहीं मगर एक्टिवली प्रमोट करने का डिसीजन लिया था। जापान में पहले के अनुभव से भी जो केसेस होते हैं उसमें वो लोग काफी, मतलब कोर्ट और लोग कि कुछ भी आगे न हो उसके लिए बहुत, मतलब अगर एक बार प्रूव हुआ तो वो वैक्सीन नहीं आएगा, ऐसा करके होता है। तो सरकार ने वो वापस भी ले लिया था एक्टिव प्रमोशन। मगर मैं आपको बताऊं कि अभी फिर से सरकार ने, क्योंकि फिर पूरे दुनिया की सरकारें टूट पड़ती है उन पर, ये जो वैक्सीन लॉबी है उनके वो पूरी उनके ऊपर टूट पड़ेगी कि आपने कितनी जानों को खतरे में डाल दिया। हाँ, जैसे 100 में से 90 को तो हो ही रहा है कैंसर, और वो भी इसी वायरस से हो रहा है, ऐसा करके। तो जापान में बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि जापान में फिर से ये वैक्सीन को एक्टिव प्रमोशन शुरू कर दिया है। कुछ साल हो गए, कितने, 2012 से शायद। तो आप जब तक, तो उसके ऊपर एक्चुअली मेरा जो, मैं हमेशा शायद पिछले सेशन में भी कह रही थी कि आप कितनी भी जागृति फैलाओ, आप कुछ भी कर लो, एक कदम पीछे जाकर वो फिर और जोर से आएंगे। मगर जब तक ये फार्मा सेक्टर, और मैं तो यहां तक बोलूंगी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी निजी हाथ रहेंगे जिनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट और है, उनको जान बचाने के लिए नहीं ये हो रहा है, ये हमको जब तक पता नहीं चलेगा, और पूरा कुछ सेक्टर हमको उसमें निजी हाथ रहने देना चाहिए ही नहीं। उसमें पूरा नेशनलाइजेशन सोशलाइजेशन करके भी फिर सरकार के हाथ में नहीं, क्योंकि यही हुआ ना, यूके ऑस्ट्रेलिया, नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस करी मगर फार्मा सेक्टर नहीं किया। फार्मा सेक्टर तो मेन विलन है जो पूरा वहां के नेशनल हेल्थ सेक्टर को भी बर्बाद कर रही है। ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, ओवर यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओवर यूज ऑफ एक्सरे, एनीथिंग। तो पूरा जो सेक्टर है उसमें फार्मा भी, और उसके बाद भी सरकार के हाथ में रहने के बदले लोगों की एक सामूहिक
हमारी भागीदारी होनी चाहिए कि हम चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय लेंगे। जो टीवी पर सब जगह आता है वो चर्चाएं एक तरफी होती है, उसके सामने सबको, और छोटे से छोटे अस्पताल में भी हर महीने एक चर्चा होनी चाहिए, बड़े अस्पताल में फिर से एक महीने, उसमें हमको क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हो। ये संभव है। केरला में मैं बताऊं, केरला में जो कुछ साल, अभी तो केरला की हालत बहुत खराब है, एक्चुअली उसका उल्टा किया है उनके आखिरी एक्ट में, मगर कुछ 25 साल पहले 96 या उसमें उन्होंने एक पूरा व्यवस्था लाए थे कि उसमें पूरी लोगों की, और उसके बाद केरला का एक्चुअली और पूरा जो हेल्थ का है वो हमारे देश में सबसे आगे कैसे आया था। केरला केरला उसी तरह आया था कि पूरी भागीदारी से सब अस्पताल से लेकर पूरे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर सब में लोगों की भागीदारी बढ़ा दी थी कि उनको क्या चाहिए, उनके उनमें सच में कौन सी बीमारी है, क्या चाहिए। उसी के कारण केरला का हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ा था। मगर वो अभी ये कोरोना के साथ साथ जो वैश्विक ताकतें हमारे देश पर और उसी तरह सब सरकारों पर असर कर रही है, तो केरला का पब्लिक हेल्थ एक्ट जो आ गया है उसमें लोगों का नामो निशान नहीं है। सिर्फ वो हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ अथॉरिटी, सब अथॉरिटी नक्की करेंगे। तो उसको हम जब तक उल्टा नहीं करेंगे तब एक कोरोना का, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, आपको बताऊं न्यूमोनिया का भी, अभी मीजल्स और उस दूसरे न्यूमोनिया कौन बच्चे में होता है, जो बच्चों को पोषण नहीं मिलता है, ठीक से खाना नहीं मिलता है, ठीक से घर नहीं मिलता है। तो जो हमारी, अगर ये पैसे यूज हो रहा है सिर्फ निकम्मे वैक्सीन देने में, उससे कभी ना कोरोना वैक्सीन शुरू में बोला था इतना परसेंटेज है, इतना, फिर सबको पता है कि वैक्सीन लेने के बाद सबको हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ये हमारी ये सब वैक्सीन, इस वैक्सीन में तो ह्यूमन पेपिला वायरस में तो ठीक से इतने सालों तक ये लोग एंटीबॉडी आपके शरीर को स्टिम्युलेट कर रहे हैं, तो आपकी जो खुद की ताकत है वो एक्चुअली कम होती है। और खीसे भरते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज के, जो कि पैसे कहाँ से लाते हैं, लोगों के पैसे हैं। तो जब तक हम ये सिस्टम को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में लाने की काम बात नहीं करेंगे तब तक ये एक के बाद आता रहेगा। मैंने बोला न्यूमोनिया वायरस आया, न्यूमोनिया के लिए इंजेक्शन, और सब प्राइवेट में आराम से दे रहे हैं, जबकि न्यूमोनिया से तो जो गरीबों के बच्चे हैं जिनको खाना पीना नहीं मिलता है, क्रोनिकली डायरिया होता है, वो बच्चे मर जाते हैं। तो ये सिस्टम तो सुधारना पड़ेगा। ये निजी कंपनियों के हाथ में हमारा शरीर नहीं दे सकते, सिंपल। बिल्कुल। इसीलिए जैसे आप तो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट है, बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक के बाद एक आप जो बताए निकम्मे वैक्सीन जो आ रहे हैं, तो हाउ टू रेजिस्ट, how to start, how to explain to people, how to resist such mass vaccination drives? मैं वही बोलती हूँ कि जितना हो सके उतनी कोशिश हम इस वैक्सीन या दूसरे रोगों के बारे में लोगों में जागृति लाएंगे। मगर उसके साथ देखो, आज लोगों को, जैसे काफी सारे लोगों ने कोविड का भी वैक्सीन क्यों लिया था, कि उनको काम करना है, नहीं तो घर में बच्चे भूखे मरेंगे। तो अगर लोगों की जो प्राइमरी जरूरत है वो जिंदगी के दूसरे सवाल है, रोजी रोटी, घर, बच्चों का एजुकेशन, तो हमें, और दूसरा क्या है, ये आप उनकी पिच पर जाके खेलना शुरू करते हो। जब आप वैक्सीन आया उसका विरोध करो, ये आया उसका विरोध, हम हमारा शुरू करते हैं। हमें हमारी पिच शुरू करनी है और उसके ऊपर उनको खेलने को बुलाना है। लोगों को बोलो कि इस देश में जो भी जन्मा है उसको कम से कम बिना कोई भी शुल्क दिए, बिना पैसे दिए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। ये पहले सबसे ज्यादा सब सरकारी अस्पताल में करो। ये नहीं क्यों हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा सरकारी, कोई भी आप सेक्टर ले लो, सरकारी सेक्टर को पीछे सीधे या इनडायरेक्ट वे से करता है। तो
तो लोगों को स्ट्रगल में पहले शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे। लोगों को इकट्ठा क्यों करना है? लोग, आप वैक्सीन पर उतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे। हमको लोगों को इकट्ठा करके अगर बदलनी है व्यवस्था, तो लोगों को पहले हमको सब दुखों के लिए, हमारी कोई भी बीमारी के लिए, नंबर वन, मेरा एक पूरा उसके ऊपर भी मैंने एक पूरा अभियान चलाया है और उसके ऊपर काफी जो आर्टिकल्स लिखे हैं वो भी काफी सारे जगह पब्लिश हो गए हैं। तो उसमें हमको ये बताना है कि ये अस्पतालों को कैसे सुधारा जाए। हमको सब पहले तो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। हर महीने जैसे मैंने बताया वहां मीटिंग होनी चाहिए कि भाई हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसी के हिसाब ये हक जताना पड़ेगा, कोई देगा नहीं। तो सब सरकारी अस्पताल पहले सुधारने की एक मुहिम चलाई जाए। फिर उसमें किस तरह हमारे देश की जो दूसरी पद्धतियां, आप सरकारी अस्पताल जाओ आपको एलोपैथी ही मिलेगी। ये क्यों? मतलब आयुर्वेद के लिए दूसरा दवाखाना, होम्योपैथी के लिए तीसरा दवाखाना, हम कहा कितनी जगह घूमते रहेंगे? सबको सब जगह पर। आपको एक बात बता दूं कि आप चाइना की कोई भी दूसरी पॉलिसीज के साथ अग्री करो या नहीं करो, मगर चाइना में एजुकेशन के स्तर से सब एमबीबीएस डॉक्टर को भी 6 महीने का चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिसिन सिखाई जाती थी। 80% लोगों को ठीक, इवन कोरोना काल तक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही वो लोग यूज करते हैं। तो हमारे देश में जो दूसरी पद्धतियां, मैं अगर सरकारी अस्पताल जाऊं तो वहां मुझे सब ऑप्शन मिलने चाहिए कि मुझे क्या करना है। दूसरा स्तर ये, और सब डॉक्टरों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये सब सिखाना चाहिए। तीसरा फिर क्या आएगा कि अगर सब साथ बैठ के, जब प्राइवेट नहीं होगा तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन वैसे आज जोर से चल रहा है कि सब मानते हैं कि सब इंटीग्रेट करना चाहिए। तो सब साथ बैठे और कौन सी पद्धति में सच्ची में कौन सा डिसीज ठीक हो रहा है, और क्या हम दूसरों से भी सीख सकते हैं, कैसे सबको मिलाकर पेशेंट का रियल बेनिफिट, उनको सच्ची में ठीक तरह से दवाई मिले, उसका उपाय ढूंढना, ये सबको मिलकर करना चाहिए। ये सब हम किस तरह का, ये प्राइवेट अगर एंटिटीज रहेंगे तो होगा ही नहीं। ये नेशनलाइजेशन करके लोगों के कंट्रोल में उसको लाए हम, इसको हम आगे बढ़ाते बढ़ाते पहले हम शुरू तो करें कि भाई सरकारी अस्पताल ज्यादा चाहिए, सब सुविधा वाले चाहिए, और हर महीने मीटिंग करो कि हमको क्या चाहिए था अगले महीने, ये पूरे महीने में हमको क्या नहीं मिला, अब क्या मिलना चाहिए। खानगी प्रैक्टिस, अगर आपने निजी प्रैक्टिस चालू रखी है तो पहले तो स्टाफ की ही कमी होती है। वहां जो स्टाफ होते हैं वो भी निजी में काम करते हैं, वो भी देखा गया है। तो कितने सारे लोग, फिर आप बोलते हो कि हमने इतनों को पनिश किया क्योंकि हाजिर क्यों नहीं रहते थे, क्योंकि वो कहीं और प्राइवेट में जाके काम कर रहे होंगे। तो ये दो घोड़े पर पैर रख के चलने वाली हमारी व्यवस्था नहीं चल सकती। पूरी एक सीधी व्यवस्था करो और उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल करो। लोग भी उसी में आएंगे, एक एक वैक्सीन के सामने, एक एक इसके सामने लोगों अपनी जिंदगी मगर इसमें इनको अपना सीधा फायदा दिखेगा कि हाँ, ये अस्पताल अगर ठीक तरह से पास में उस तरह मिलेंगे तो हमारी इतनी मुसीबत तो जाएगी। तो ये सीधा लोगों को क्या दिख रहा है उनका, और होगा ही ना। ये हम सिर्फ लोगों को ये दिखेगा और उसके सामने साथ आएंगे उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम सच्ची में चाहते हैं कि ये होना चाहिए, उसके लिए लोगों को साथ लेना पड़ेगा। बाकी तो ये सब वैक्सीन वैक्सीन चला जाएगा ना, एक बार लोगों को पता चलेगा कि सच्ची हेल्थ के लिए क्या चाहिए और वो हम एस्टेब्लिश कर सके तो ये अपने आप चला जाएगा। निजी निजी मैंने वही बोला था कि राष्ट्रीयकरण करो, बहुत शुरू में कोरोना में वैक्सीन की जरूरत अपने आप चली जाएगी। आपको सिर्फ एक बता दूं कि एसआईआई का अभी हम एक लेटर लिख रहे हैं, उसमें फिर से रिवाइज हुआ मेरा। एसआईआई का कोविड वैक्सीन की जब ट्रायल शुरू करी ना, तब पहले 5 वॉलंटियर्स में से 3 को रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ गए थे। दूसरी जगह पर 7 में से 4 में एंटीबॉडीज थे और 3 को
में वो जो एंटीबॉडी टेस्ट इन कंक्लूजन, मतलब पता नहीं चला कि है कि नहीं एंटीबॉडी, या है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता चला। मतलब आप सोचिए कि लोगों में एंटीबॉडीज आ गए थे, लोगों में वो कोरोना से लड़ने की ताकत थी। वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि 95%, 99.5 परसेंट लोगों में तो थी ताकत कोरोना से लड़ने की। तो वो ट्रायल के पहले ही दिन पता चल गया था, मगर फिर ट्रायल क्यों की, फिर वैक्सीन क्यों शुरू किया, उसका कोई जवाब है किसी के पास? ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि इतने लोगों में एंटीबॉडी थी, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया। तो एक बार नेशनलाइजेशन करो, ये सब के सामने तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे आप? लोगों की आवाज, मैं तुम आवाज उठाएंगे कि भाई 3 में है, आप क्यों वैक्सीन बनाने ही क्यों है, तो बंद हो जाएगा। ये हमारी ताकत पहले हमें एस्टैब्लिश करनी है। करेक्ट, पीपल्स पावर। यस, और वो शुरू नीचे से करना पड़ेगा कि हम हॉस्पिटल में हर महीने आएंगे, पिछले महीने में हमको क्या नहीं मिला, हमको उनको हिलाना है। शासक को हमको हिलाना है। नहीं क्यों जवाब दोगे, हमको चाहिए ये हमारा संगठन का भी आवाज है कि ये पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, ये हमारा ही बारे में है। तो हमको ही डिसाइड करना है कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो आपका जो नेशनलाइजेशन का आइडिया है, नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ, और जो आपने बताया कि फार्मा लॉबी को नहीं छोड़ना है उसमें, जैसे ये यूके और ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत गलत हुआ कि फार्मा लॉबी का प्रेशराइजेशन तो कभी घटा ही नहीं हेल्थ केयर से। हाँ, तो आज का तो हमारा टाइम खत्म हो गया है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। दूसरा दिन आई थिंक वी शुड प्लान अगेन एंड set up a session on this nationalization policies and what can be done, etc. Sure. And See you thank you again. so much, Dr. Valecha. नाइस टू टॉक टू यू। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं भी कुछ, मतलब हम अपना संदेश आज जितने लोगों के सामने पास पहुंचा सके हम सब मिलकर, वही है हमारा हेतु। क्योंकि आपका बात सुन के मुझे लगता है हमारा ऑडियंस, वो उनके मन में जो क्वेरीज था वो सॉल्व होंगी। Let's hope so, and they can keep questioning again and again. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Okay. Bye. Namaskar. Bye.